हेलो एवरीबॉडी, पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। तो अब बात हम करेंगे कि अब फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में ये संघर्ष शुरू हो गया। तो फ्रांसीसियों के अंग्रेज़ों के बीच में जो संघर्ष शुरू हुआ, इसका रीज़न केवल और केवल संप्रभुता के लिए दोनों लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि हमारी संप्रभुता यहाँ स्थापित हो जाए, अंग्रेज और फ्रांसीसी चाहते थे कि हमारी हो जाए। और ये संघर्ष तब और ज़्यादा बढ़ गया जब डुप्ले को जब जो है फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। तो ये संघर्ष बहुत तेज़ी से बढ़ गया। तो अब देखिए, पहला संघर्ष जो हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में हुआ, और ये जो हुआ था 1740 से स्टार्ट हुआ था और 1748 तक रहा। तो देखिए, इस युद्ध में एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चल रही थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, यूरोप में। तो वो गुस्सा भी भारत में यहाँ पर, जो वहाँ यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड लड़ रहे थे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार कौन होगा, अगला शासक कौन होगा। तो इसके लिए दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो ये लड़ाई फिर जब वहाँ चल रही थी, यहाँ भी शुरू हो गई। ठीक है, एक ये भी आप याद रखिएगा। तो देखिए, युद्ध में अब यहाँ जो ये लोग जो पड़े थे, तो यहाँ भी उत्तराधिकार के ही लेकर दोनों लड़ाई शुरू कर दिए थे। अब उत्तराधिकार क्या था, यानी कि कर्नाटक के नवाब कौन होंगे, कर्नाटक का जो नवाब होगा वो कौन होगा, इसका उत्तराधिकार के संघर्ष के लिए अब यहाँ पर भी जो है संघर्ष होना शुरू हो गया। ख़ास तौर से देखिए, ये संघर्ष होना ही नहीं चाहिए था। अब कर्नाटक का नवाब कौन बनेगा, तो उसके खानदान वाले जानेंगे भाई साहब, है कि नहीं। मतलब कर्नाटक के नवाब कौन फ्रांसीसी और अंग्रेज तय करेंगे क्या है। तो असल चीज़ है कि इन लोगों ने वेलकम कर दिया, वेलकम किया, जिसका जो है नतीजा फिर देखने को मिला बाद में। तो यहाँ पर कर्नाटक उत्तराधिकार के लिए दोनों भिड़ गए, और असल भिड़ने का वजह यही था कि दोनों जो है चापलूसी कर रहे थे और उससे फ़ायदा उठाने वाले थे। किसका? अपना फ़ायदा उठाने वाले थे, फ्रांसीसी अपना और अंग्रेज अपना। तो ये दोनों शुरू हो गए। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ लड़ पड़ी और युद्ध में जो है पूरी तरीके से हावी रही, डुप्ले की अध्यक्षता में हावी रही, गवर्नरशिप में हावी रही अंग्रेज़ों के ऊपर। लेकिन 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। यहाँ पर 1740 में देखिए आप, यहाँ पर दोनों वही बात है, बस फ़र्क इतना है कि यूरोप की बात है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की बात है, एक कर्नाटक के उत्तराधिकार की बात है। और असल में दोनों यहाँ पर लड़ रहे हैं कर्नाटक के नवाब को स्थापित करने के लिए। दोनों के अपने अपने मकसद हैं। तो इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों पर हुआ। अब दोनों पर ये प्रभाव हुआ, लड़ाई शुरू कर दी, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए जो यूरोप में लड़ाई हो रही थी। तो यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, और इसलिए भारत में भी वो लड़ने लगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार जिस समय तक भारत पहुंचा, उसमें पौंडीचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, मद्रास का गवर्नर मोर्से था। ठीक है, दोनों के बीच में देख लीजिए, उस वक्त फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का जो गवर्नर था मोर्से था इंग्लैंड के साइड से। तो मद्रास तथा पौंडीचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे, और डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध ना होने दे। देख रहे हो, डुप्ले ने, अब इनकी जो बंदरगाहें थी, इनकी जो पोर्ट थी, कर्नाटक में आती थी, जाहिर सी बात अब इनको यहाँ पर अपने डिप्लोमेसी ये खेलेगा। तो डुप्ले ने कहा कि अनबरुद्दीन को, बंगाल के नवाब को, कर्नाटक के नवाब को, कि आप यहाँ पर अपने यहाँ कोई भी लड़ाई होने ना दे। देखिए, ये बात तो उसको खुद सोचना चाहिए था अनबरुद्दीन को। ये भाई साहब डुप्ले बता रहा है उनको कि लड़ाई ना होने दे, हालांकि इसमें भी उसका फ़ायदा था। तो इसके पूर्व उसने मोर्से से भी युद्ध न होने का प्रस्ताव किया था। तो डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया। आरंभ में अंग्रेजों को शांत करने के पश्चात उसने दिसंबर 1746 में मॉरिशस के गवर्नर लाबोदोर्नो की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, डुप्ले बड़ा होशियार आदमी था। इस बीच डुप्ले और लाबोदोर्नो के बीच मतभेद हो गया था। लाबोदोर्नो ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया, और लाबोदोर्नो के मॉरिशस वापस जाने पर डुप्ले ने फिर से मद्रास पर एकाधिकार कर लिया। तो डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन को यह आश्वासन दिया था कि वह मद्रास के जीतने के बाद उसे सौंप देगा, परंतु डुप्ले ने ऐसा नहीं किया। इस कारण अनबरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। देखिए, बात थी कि मद्रास दे देंगे, अब डुप्ले से भी जो है इनके बेटा ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। मतलब अजीब सन की आदमी था सब। तो डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया। लो, अब हो गया ना बात, अटैक तो किया, लेकिन बुरी तरीके से फ्रांसीसी ने इनको हरा दिया। तो मद्रास तथा नवाब की सेना पर विजयों की फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। अब देखिए, अब जीता तो जाहिर सी बात है, महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी।
तो उन्होंने पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। लगभग 1.5 वर्ष घेरने के बाद डुप्ले इस बस्ती पर अधिकार जमाने में असमर्थ रहा, मतलब नहीं हो पा रहा था। तो इस बीच इंग्लैंड से भारत में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना पहुंच गई और इस सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी को घेरा डाल दिया। अब देखिए, अब इनका टेरिटरी कौन था? सेंट फोर्ट पर जब कब्जा करने की कोशिश कर रहा था फ्रांसीसी, एक जीतने के बाद, यानी कि अनवरुद्दीन के बेटा को हराने के बाद इसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। अब कहा भैया अंग्रेजों के भी सेंट फोर्ट के ऊपर जो है कब्जा कर लेंगे, लेकिन असमर्थ रहा। अब जब क्या हुआ कि जब देखा अंग्रेजों ने कि हमारे सेंट फोर्ट पर जो है ये कब्जा करना चाह रहा है, तो इसने भी जो है ना पांडिचेरी पर जो है कब्जा करने के लिए, अंग्रेज कम तो था नहीं, है ना। तो 1748 में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, तो इन्होंने भी जो है, अंग्रेजों ने भी जो है पांडिचेरी पर जो है कब्जा करने के लेकर जो है इसने ऐसा सोचा। तो 1748 में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एकला का शौक की संधि हो गई 1748 में। अब इन लोगों के बीच लड़ाई खत्म हो गई। इस संधि के परिणामस्वरूप भारत में भी दोनों पक्ष में युद्ध समाप्त हो गया। अब देखिए, यूरोप में जो लड़ाई चल रही थी, मैंने जो आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए दोनों जो लड़ रहे थे, फ्रांसीसी और इंग्लैंड, फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों आपस में जो लड़ाई चल रही थी, इसका लड़ाई जो है समाप्त हो गया। तो एक्सला सापेल की संधि होकर के लड़ाई खत्म हो गई। तो दोनों ने यहाँ पर भी लड़ना जो है बंद कर दिया। तो इस संधि के प्रावधान के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गए। तो संधि में ये था कि अंग्रेजों को मद्रास और फ्रांसीसियों को लुइसबर्ग प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तत्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा, ना तो इस युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ, ना ही अंग्रेजों को। और इस युद्ध ने भारतीय राजाओं को कमजोरियों को उजागर कर दिया कि भाई साहब, ये लोग इतने बड़े बड़े लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे भारतीय राजा बिल्कुल चुपचाप खामोश बैठे रहते, कुछ नहीं बोलते। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय से जल सेना का महत्व बढ़ा और स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय सेना यूरोपीय सेना से स्पष्ट रूप से कमज़ोर हो गई है, और जिस शक्ति के पास जल सेना होगी वही भारत उपमहाद्वीप के ऊपर जो है हुकूमत करेगा। ठीक है, ये बात जो है स्पष्ट हो गई। अब देखिए, दूसरा कर्नाटक युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो 1751 से ये 1755 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों में निर्मित हुई। देखिए, अब जितने भी लड़ाइयाँ जो हो रही है, ये परिस्थिति बनती है, और ख़ास तौर से हमारी परिस्थितियाँ इस तरीके से, भारत की इस तरीके से थी कि वजह जो है खुद ब खुद हम दे देते थे लड़ने के लिए। तो कर्नाटक में हैदराबाद के निज़ाम और मराठों के हस्तक्षेप से युद्ध की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई। तो कर्नाटक में हैदराबाद के निज़ाम और मराठों का हस्तक्षेप शुरू हुआ और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1748 में हैदराबाद के निज़ाम आसफ जहाँ निज़ामुल मुल्क, ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम आसफ जहाँ निज़ामुल मुल्क का देहावसान हो जाने पर, मतलब मृत्यु हो जाने पर, उसके पुत्र मुजफ्फर जंग तथा नासिर जंग के बीच जो है उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। अब हैदराबाद का जो निज़ाम था वो इंतकाल हो गया, निज़ामुल मुल्क इंतकाल हो गया, आसफ जहाँ इंतकाल हो गया। अब इनके दो बेटे थे, इनका बेटा था मुजफ्फर जंग, नासिर जंग। अभी दोनों में लड़ाई शुरू हो गया, भैया हम नवाब बनेंगे, एक दूसरे के बीच में टकराव शुरू हो गया। तो ठीक उसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष, कर्नाटक के नवाब, अब देखिए यहाँ पर फिर शुरू हो गया। ये तो हैदराबाद का सीन था, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में। ऐसा ही सेम सिचुएशन जो है कर्नाटक में भी हुआ था, अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के बीच शुरू हो गया। कर्नाटक में भी जो है संघर्ष होना शुरू हो गया नवाब के लिए। तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खुलकर एक दूसरे का जो है अपना हित साधने की कोशिश की और भाग लिया। तो अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया। अंग्रेजों देखिए दोनों साइड कितने होशियार, कितने चालाक ये लोग हैं कि नहीं कि हम सिर्फ हैदराबाद का सपोर्ट करें या फिर केवल कर्नाटक की सपोर्ट करें, नहीं, दोनों का करेंगे, दोनों साइड का कर रहा है। मतलब अंग्रेजों ने किसका सपोर्ट किया? हैदराबाद में किसकी सपोर्ट कर रहा है? नासिर जंग की सपोर्ट कर रहा है, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन की सपोर्ट कर रहा है। तो जबकि फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहब को सपोर्ट कर रहा है, जो कि दामाद था कर्नाटक के नवाब का, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को ये सपोर्ट कर रहा था। तो थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूजन ना हो जाइएगा कि यहाँ पर देखिए हैदराबाद के नवाब जब आसफ जंग का इंतकाल हो गया तो इनके दो बेटे थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष हो गया। एट ए टाइम, इसी टाइम कर्नाटक में भी जो है यहाँ के उत्तराधिकार का इंतकाल हो गया, यानी कि जो नवाब था इंतकाल हो गया। तो उनके एक दामाद और फिर उनके बेटे अनवरुद्दीन, दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। तो इसमें अंग्रेज जो है अंग्रेज ने किसको साथ दे रहा? अंग्रेज साथ दे रहा था हैदराबाद में नासिर जंग को और कर्नाटक में अनवरुद्दीन को। अब फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहा था हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को और इसको कर्नाटक में चंदा साहब को।
तो इस कारण एक बार फिर दोनों यूरोपीय शक्ति आपस में लड़ पड़ी और 1749 में तंजावुर में भी अधिकार का युद्ध शुरू हो गया। तो इस युद्ध में भाग को लेकर अंग्रेजों ने देवी कोटाई नामक क्षेत्र में अपने अधिकार में ले लिया। इससे फ्रांसीसी क्षुब्ध होकर का विरोध करने लगे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, चंदा साहब तथा मुजफ्फर जंग में संधि करने के पश्चात अपने समर्थकों को सत्तासीन करने का प्रयत्न करने लगा। अब जाहिर सी बात है ये अपने को वहाँ पर लाने की कोशिश करेगा। डुप्ले ने इन दोनों की सहायता से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। मतलब मुजफ्फर जंग और चंदा साहब दोनों की मतलब सपोर्ट से इसने किस पर आक्रमण कर दिया? इसके अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया, कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1749 ईस्वी को वेल्लोर के निकट अंबर के युद्ध में पराजित होकर अनवरुद्दीन मारा गया। अब देखिए यहाँ पर मतलब कर्नाटक का जो नवाब बनने वाला था, जो नवाब का जो बेटा था अनवरुद्दीन, ये मारा गया। किसके हाथों? फ्रांसीसियों के हाथों। यानी कि फ्रांसीसियों के हाथों मतलब इसके साथ मुजफ्फर जंग भी था। नासिर जंग तो अंग्रेजों के साथ था, तो यहाँ मुजफ्फर जंग इसके साथ था। तो ये जो है पराजित हो गया और मारा गया। तो इस युद्ध क्षेत्र से अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भाग लिया। ठीक है, युद्ध क्षेत्र से अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भाग लिया था। और इस तरह कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। तो अब इसका अधिकार हो गया किसका? कर्नाटक पर चंदा साहब का, ये तय हो गया। तो डुप्ले की सहायता से अब जो ये हासिल हुआ चंदा साहब को, तो ये काफ़ी प्रसन्न हो गया। मतलब जाहिर सी बात है डुप्ले की ये जो कामयाबी जो मिली, इससे चंदा साहब काफ़ी खुश हो गया, कर्नाटक के ये नवाब बन गए। तो पौंडीचेरी के निकट एक विशाल क्षेत्र फ्रांसीसियों को उपहार में दे दिया। तो कर्नाटक में फ्रांसीसियों का प्रभाव सीमित करने के लिए अंग्रेजों ने हैदराबाद के नासिरुद्दीन को कर्नाटक के विरुद्ध आक्रमण के लिए प्रेरित किया। अब देखिए यहाँ पर कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव को सीमित करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? हैदराबाद के नासिरुद्दीन को कर्नाटक के विरुद्ध आक्रमण। अब देखिए अब इनको अंग्रेजों को जलेगी ना, बहुत ज़्यादा जलेगी इनको कि भाई कर्नाटक ने इनको इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया और सारी चीज़ें। तो अब क्या क्या हैदराबाद को ये उकसा रहा है नासिर जंग को कि आप जो हमला कर दो, किसके ऊपर? कर्नाटक के ऊपर। तो 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, नासिर जंग, ठीक है, मुजफ्फर जंग का भाई, आक्रमण कर दिया। तो नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। ठीक है, नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। और इस समय डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और नासिर जंग के सैन्य अधिकारियों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। काफ़ी होशियार था ये। तो इन अधिकारियों ने 1750 ईस्वी के अंत में नासिर जंग की हत्या कर दी। लीजिए, नासिर जंग मारा गया। मतलब मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित। देखिए दोनों साइड से डुप्ले की जीत हो गई। चंदा साहब कर्नाटक में बैठ गया, ये डुप्ले की जीत हो गई, ये उसके सपोर्ट कर रहा था। और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को जो है डुप्ले सपोर्ट कर रहा था, फ्रांस सपोर्ट कर रहा था, और इसकी भी जीत हो गई। इस तरीके से हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह पर जो है नवाब उसके मन मुताबिक बैठ गया, यानी कि डुप्ले के मुताबिक, और इससे दोनों जगह पर इसकी जीत हो गई। मुजफ्फर जंग की पद आसीन होने के पूर्व हत्या कर दी गई। लेकिन ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ा गया। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया, परंतु मुजफ्फर जंग की पद पर आसीन होने के पूर्व ही इनको मार दिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया। लेकिन फिर भी हम ये जीत बहुत बड़ी जीत थी इसकी। इस स्थिति में नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब। तो नासिर जंग के छोटे भाई थे सलावत जंग, इसको हैदराबाद का नवाब। तो सलावत ने फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप उत्तरी प्रदेश प्रदान कर दिया, और जो कि उसी के सहयोग से बना था। 1751 में अंग्रेजों की ओर से मद्रास में सॉन्डर्स को गवर्नर बनाया गया। 1751 में सॉन्डर्स को गवर्नर बनाया गया। उसने कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता के लिए मई 1751 में अंग्रेज सेना तिरुचिनापल्ली की ओर भेज दी। अब परिस्थिति को देखते हुए फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहब की रक्षा के लिए सेना भेज दी। दोनों ओर सेना भेजे जाने के कारण कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गया। और इसी वर्ष तंजावुर और मैसूर के शासक तथा मराठा सरदार मुरारी राव अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, जिससे परिस्थिति और विकट हो गई। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी तिरुचिनापल्ली की घेराबंदी में लगे थे, तो उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर सॉन्डर्स को कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर आक्रमण करने की सलाह दी। आरकाट जो है उस वहाँ पर ये कर्नाटक की शायद राजधानी थी, यहाँ पर आक्रमण करने का ऑर्डर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने सॉन्डर्स को। 1751 में क्लाइव ने जो आरकाट पर विजय प्राप्त कर ली। चंदा साहब को जब इसका समाचार मिला, तो उसने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना आरकाट की ओर भेजी। रजा खां ने आरकाट में क्लाइव को घेर लिया और उस पर दबाव बनाने में भी सफल रहा, परंतु इसी बीच मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में एक अंग्रेज सेना क्लाइव की सहायता के लिए पहुँच गया। बड़ा खुदकिस्मत था ये। रजा खां को व्यवस्थापूर्वक पीछे हटना पड़ा, और आरकाट में जीत हासिल करने के बाद क्लाइव और लॉरेंस ने अपने कदम आगे बढ़ाया। 1751 में चंदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर लॉ को पराजित कर दिया, तिरुचिनापल्ली का अधिकार कर लिया। चंदा साहब तत्काल भागने में सफल रहा, परंतु उसकी हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने चंदा साहब की जगह मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। अब देखिए, अब यहाँ पासा पलट गया। पहले फ्रांसीसी अच्छी तरीके से यहाँ खेल रहा था कर्नाटक में और हैदराबाद में, अब पासा पलट गया। रॉबर्ट क्लाइव जब आ गया तो पासा पलट गया। अब मोहम्मद अली को, अब यानी कि अपने कठपुतली नवाब को जो है यहाँ अंग्रेज पूरी तरीके से कामयाब हो गया। कहाँ पर? कर्नाटक में।
चंदा साहब को हटा करके अपने कठपुतली यानी कि मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। तो विपरीत परिस्थितियों में भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के खिलाफ जा रहा था, लेकिन फिर भी ये पेशेंस नहीं खोया और शीघ्र ही मराठा तथा मैसूर शासक को अपने पक्ष में कर लिया। तो उसने तंजावुर के शासक के सशक्त रहने का परामर्श दिया। तंजावुर के शासक को 1753 में फिर से तिरुचिनापल्ली का घेरा डाला। 1753 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जीत का सिलसिला चलता रहा। तो फ्रांस की सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई थी। अब जो कि फ्रांस लगातार लड़ाई पर लड़ाई कर रहा था, तो इससे जो है फ्रांस की सरकार जो है तंग आ गई थी। डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडहू को गवर्नर बना दिया। अब ये बहुत बड़ी भूल थी फ्रांस की, बहुत बड़ी भूल थी। गोडहू क्या दूरदर्शी राजनीतिक था, इसलिए भारत अपना पद संभालने के साथ अंग्रेजों के साथ समझौते के लिए वार्ता शुरू करती। अब गोडहू उतना काबिल था नहीं डुप्ले की तरह। अब यहाँ पर जो है फ्रांस का जो है यहाँ से बंटना शुरू हो जाएगा। 1755 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच पौंडीचेरी में संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। पौंडीचेरी में की संधि के बाद दोनों में लड़ाई खत्म हो गई। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। ये था हमारा 10वां वीडियो। ओके, थैंक यू।